नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। राजस्थान की राजनीति में जो तूफान आया हुआ है उसका नाम है लाल डायरी। उस लाल डायरी का रहस्य अभी तक किसी को नहीं पता है। या तो उस शख्स को पता है जिसके पास वो लाल डायरी है, या उसे जिससे वो जुड़ी हुई है और जिसके पास जानी चाहिए थी लेकिन जा नहीं पाई। 3 इसमें किरदार हैं, लेकिन उन किरदारों के बीच बहुत सारे किरदार आ गए हैं और इन किरदारों के साथ साथ बहुत सारी लाल डायरी भी आ गई है। बीजेपी ने विधानसभा में लाल डायरी का बाकायदा स्टैंड ही बनवाया। एक के बाद एक बहुत सारे नेताओं ने लाल डायरी की कॉपी बनवाई और सोशल मीडिया पर बहुत बड़े मीम्स भी बन रहे हैं। लेकिन लाल डायरी की सच्चाई अभी तक पर्दा उठा नहीं है। उस पर से पर्दा कैसे उठेगा? राजेंद्र गुढ़ा आज अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंच चुके हैं, जनता के बीच रैली कर रहे हैं और लाल डायरी की पूरी कहानी राजधानी जयपुर से लेकर दिल्ली के गलियारों तक पहुंचा चुके हैं। सच्चाई कब सामने आएगी, इसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। विधानसभा में जो कुछ कल आपने देखा, विधानसभा के दृश्य पूरी दुनिया ने देखे, वो काफी परेशानी वाले थे, विधानसभा को शर्मसार करने वाले थे। राजस्थान की मान मर्यादा प्रतिष्ठा सबको कहीं ना कहीं एक पूरी की पूरी राजनीतिक शुचिता से बाहर दिखाने वाले थे। लेकिन उसके बाद भी आज राजनीति फिर से इसी पर, दिल्ली से लेकर जयपुर तक क्या कुछ चल रहा है भीतर खाने, सच्चाई कब सामने आएगी और कैसे आएगी, ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश हम अपने आज के मेहमानों के साथ करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ मेहमानों का पैनल है। राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, महेश शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुरेश चौधरी जी कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदों पर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से हमारे साथ मदन सिंह जी जुड़ेंगे और साथ ही राजेंद्र गुढ़ा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। समझने की कोशिश करेंगे जनता के लिए कि राजेंद्र गुढ़ा की डायरी में क्या कुछ है और कहाँ विधानसभा में जो डायरी पहुंची थी वो कौन सी थी, फाड़ने की जो कोशिश हुई वो क्यों हुई। इन पर हमने कल भी चर्चा की थी हमारे मेहमानों के साथ। सुरेश चौधरी जी कांग्रेस के पुराने वरिष्ठ नेताओं में आप शामिल हैं। सुरेश जी, कहानी किसी को कुछ समझ में आ रही है? मीनू जी, कहानी तो घड़ी जाती है और उसका जो किरदार है ना, वो कुछ बताए तब कहानी समझ में आए। भाई, कहानी सीधी है कि राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, जनहित का काम कर रहे हैं, महंगाई राहत शिविर लगा रहे हैं, सरकार अच्छी चल रही है और जनता का जनादेश लोगों से मिलते हैं तो वो कह रहे हैं कि हम इस सरकार को पुनः लाएं। अब ये जिन कहां से आया, कहाँ छुपा हुआ था, इतने दिन क्यों नजर नहीं आया, ये तो एक अलग विषय है। लेकिन समझ में नहीं आया कि विपक्षी पार्टी है, उसने इमीडिएटली बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए, डायरी लाल डायरी नाम लिख दिया, विधानसभा में लहराने लग गए। तो इसलिए मेरा तो कहना है कि इस डायरी का जो राज है या तो गुड्डा जी बताएंगे, वो बता सकते हैं, डायरी तो उनके पास है। तो इस डायरी में क्या लिखा था, डायरी है या लाल है, हरी है, पीली है, नारंगी है कि नहीं है, तो ये दोनों बात तो गुड्डा जी बता सकते हैं और इसकी तो हम क्या बताएं। लेकिन बीजेपी बड़ी खुश हो जी, रही है, तो ये बीजेपी ज्यादा खुश ना हो क्योंकि अभी तो जुड़े नहीं बीजेपी के बंधु, बहस तो बाद में चलेगी, तो ऐसा कुछ है नहीं। अभी तो कहानी शुरू हुई है। लेकिन आपने एक बात कही सुरेश चौधरी जी, कहानी गढ़ी जाती है। कहानी गढ़ी नहीं जा सकती। कुछ भी कहानी इस तरह की गढ़ी नहीं जा सकती। कुछ बेस जरूर होता है, सच्चाई तथ्य जो भी है, उसका आधार जो भी है, लेकिन ऐसे कहानी गढ़ नहीं सकते। तो मैं यही तो कह रहा हूं ना कि गुड्डा जी जुड़ेंगे तो ये तो गुड्डा जी बता सकते हैं कि डायरी कहाँ थी, या ली थी या नहीं थी, क्या है। ये तो मैं तो कैसे बता सकता हूँ, डायरी तो लाल डायरी गुड्डा जी के पास है, मेरे पास तो है नहीं। तो ये तो जी गुड्डा जी बताएंगे, गुड्डा जी बताएंगे। अब आपने ये बीजेपी वाले लाल डायरी तो दिखा दी आपने, हैं। जी। और ये तो और दिख रही। शांति धारीवाल की चिंता वाली तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। विधानसभा में उन्होंने जो कुछ किया वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। कांग्रेस इतनी परेशान क्यों है ये भी हम समझेंगे। मुख्यमंत्री ने बर्खास्त क्यों किया, इसका कई कारण, कई
बातें सामने आई, आप उसमें क्या अपना पक्ष रखेंगे वो भी हम जानेंगे, लेकिन राजीव तिवारी जी आपके पास आकर समझना चाहते हैं, इस जिन्न में कुछ निकलेगा या फिर जिस तरह से सुरेश चौधरी जी कह रहे हैं गढ़ी जाती है, तो ये गढ़ी हुई कहानी की तरह से आगे बढ़ जाएगी और कुछ ना निकल पाएगा? देखिए, अभी तक जो समझ में आ रहा है वो तो यही है कि अचानक ये लाल डायरी कहाँ से आ गई, क्यों आ गई। तो जैसे ही गुडा जी को बर्खास्त किया गया मंत्रिमंडल से, हालांकि ये निर्णय भी सरकार ने काफी देर से जाके लिया, वो पिछले 4 महीने से लगातार सरकार की खिलाफत कर रहे थे सरकार में रहकर, और उनको बर्दाश्त किया जा रहा था। तो इनको चाहिए था कि भाई अगर इतने वो हाथ से बाहर जा रहे हैं एक मंत्री और पूरी सरकार को बदनाम कर रहे हैं, तो उनको तत्काल उसी समय बर्खास्त कर देना था। तो इतनी देर तक क्यों उनको झेला गया कि जब वो विधानसभा में आके, और जब मणिपुर पे और उस पर बात होने वाली थी तब उन्होंने कह दिया ये बात कि राजस्थान में की क्यों नहीं बात करते, अपने गिरेबां में क्यों नहीं झांकते। और जब उनको बर्खास्त कर दिया तो अगले ही दिन उन्होंने ये घोषणा कर दी कि मैं एक नई राज खोलूंगा, लाल डायरी है मेरे पास। तो ये लाल डायरी भी वो कहते हैं कि 1 साल पहले थी मेरे, जब वो धर्मेंद्र राठौड़ जी और अरोड़ा जी के यहाँ पे छापे पड़े थे, उस समय मुझे कहा गया था कि 7वीं मंजिल से कहां से वो डायरी लेके आओ। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जब तक इसका निकल के बाहर नहीं आएगा डायरी में आखिर है क्या, तब तक यही लगता है कि ये सिर्फ एक धमकी है, और इसको सिर्फ बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए, या तो क्योंकि पिछले 4 महीने से गुडा जी जिस तरीके का व्यवहार कर रहे थे उससे साफ लग रहा था वो कहीं से गाइडेड है। तो अब ये डायरी से क्या निकलेगा, और अब वो कह रहे हैं कि डायरी आधी फट गई, मैंने साल भर से उसको पढ़ी नहीं। अरे इतनी महत्वपूर्ण चीज कोई नेता कैसे छोड़ सकता है, मेरे तो ये समझ में नहीं आता है। आज हमको भी कोई कागज कहीं से एक पत्रकार होने के नाते मिलता है तो हम सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। तो इनको तो इतनी बड़ी सरकार की एक बिल्कुल भरी हुई तिजोरी मिल गई थी, उसको खोल के ही नहीं देखा इन्होंने। तो ये तो बहुत बड़ी इन्होंने, सवाल तो वो वही तो सवाल यही तो है ना। तो अब इस मौके पे ये अगर ऐसी बात कर रहे हैं और अब कह रहे हैं आधी फट गई वो, अरे तो आधी तो तुम्हारे पास है, उसमें भी तो कुछ होगा। और फिर विधानसभा में लाने की क्या जरूरत थी, आप पत्रकार वार्ता करते, आप दिल्ली में ले आके पत्रकार वार्ता करते, जहां सारे इतनी दुनिया भर की मीडिया से के सामने जाते और बताते कि इस डायरी में ये लिखा हुआ है। आपने तब तो किसी को कुछ नहीं बताया। अब जब आप कहते हो कि मेरी डायरी छिन गई, फट गई, सब हो गई, तब बाहर आके आप वो बता रहे हो। तीसरी चीज, बीजेपी वाले एक एक डायरी लेके, जैसे कोई वो नहीं हो जाता कि पता नहीं किस डायरी में क्या है, हर आदमी एक डायरी लेके बैठा हुआ है या वो है। तो ये सारी चीजें संशय पैदा करती है कि इस पूरी डायरी में कुछ सच्चाई है भी कि नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार का, मंत्रियों का जिस तरीके से वो बॉडी लैंग्वेज है, उससे तो लगता है कि कहीं वो डरे हुए हैं। अब कितना डरे हुए हैं, क्यों डरे हुए हैं, ये तो वो डायरी का सच आने के बाद ही मालूम पड़ पाएगा। जी महेश शर्मा जी, अगर कुछ आधार है तो राजेंद्र गुढ़ा एक विधायक ने बीजेपी और कांग्रेस सबको काम पर लगाया हुआ है, और अगर नहीं है तो भी हालात ये है कि लाल डायरी के पहले और बाद में कोई शब्द नहीं है पिछले 48 घंटे से। बीजेपी, कांग्रेस, राजस्थान में मीडिया, आम आदमी, सभी की जबान पर ये है। तो आपने इससे पहले भी चुनाव देखे हैं, इससे पहले भी नेताओं के आरोप प्रत्यारोप देखे हैं, बिना किसी बेस के, बिना किसी ग्राउंड के कोई विधायक इस तरह से माहौल बना दे और पूरा ओपोजिशन उसे एक तरह से जिसको कहते हैं कि तुरंत उठा ले मुद्दा बनाने के लिए, जैसे कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं तो आ जाओ भाई लाल डायरी के नाम पे। और जनता कितनी भ्रमित रहेगी कि भाई 3 महीने 4 महीने बचे चुनाव में, उससे पहले ये भ्रमित करने का जो सिलसिला है, तो ये भ्रमित करने का सिलसिला जैसे पिछले 48 घंटे से चल रहा है, कितने दिन चल सकता है?
देखिए, जहां तक सवाल है लाल किताब के बाद, इसके बारे में आपने सुना होगा, ज्योतिष में भी एक लाल किताब की बड़ी चर्चाएं रही है और आम भी रही है और उसका बड़ा व्यापक असर भी है। लोग बाग उसमें टोने टोटके भी बताए गए हैं कि क्या मतलब ग्रह गोचर जो होता है या ग्रह जो विपरीत होते हैं या समर्थक होते हैं उनको कैसे प्रभावशाली बनाया जाए या उनका प्रभाव कम किया जाए। तो ये जो लाल किताब जो जिस तरह से उन्होंने उठाई है और जो सिंबल है, ये सारा कुछ चुनावी टोटके हैं। ये चुनावी टोटके हैं जो सत्तारूढ़ दल के लिए गले के फांस बन सकते हैं। अब उन्होंने ये मौका लिया, वो सरकार में भी जुड़े, तो कई सवाल एक साथ ये आते हैं कि जब ये ईडी वगैरह सब ये जांच कर रही है तो इनके पास सारे जो भी जिसमें भी जांच की जाती है तो सबसे पहले ये है कि वो जिस भी संस्था के पास होती है तो जो सबूत होते हैं वो सब के सब उनके पास होते हैं या वो ले लिए जाते हैं, सीज किए कर लिए जाते हैं। फिर ये डायरी का शगुफा उनके हाथ में कैसे? तो एक तो सवाल यही उठता है कि मतलब क्या था, जहां जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं किन्हीं मामलों में, केंद्रीय जांच है, तो ये उनके पास कैसे है? और दूसरा, जिस तरह से जो वक्तव्य दे रहे हैं, क्योंकि वो बहुत पहले, आज की बात नहीं है, वो बहुत अरसे से बात कर रहे हैं। कभी वो मतलब अपने मंत्रिमंडल में जो पहले जो दिया था जो रमेश मीणा जी को, जैसे उनके जो थे जूनियर मिनिस्टर, उनको मतलब सीनियर बना दिया। तो ये सारी चीजें एक तो बढ़ास थी और दूसरा वो जिस कैंप का समर्थन कर रहे थे पायलट गुटका, तो उससे भी मतलब क्या कहते हैं ना, वहां से भी वो एक तरह से गहलोत सरकार के नेतृत्व को चुनौती देने की मुद्रा में थे। और इसके सारे मामला जब पूरी तरह से गहलोत सरकार ने उसको नियंत्रित कर लिया, डैमेज कंट्रोल कर लिया, तो उसके बाद में भी उनके ये गतिविधियां, आरोप प्रत्यारोप वगैरह सब जारी रहे, लेकिन उन्होंने मंत्री पद नहीं छोड़ा। वो चाहते थे कि मैं शहीद बनूं और इस शहीद का मतलब क्या होता है, मुझे श्रेय मेरे चुनाव क्षेत्र में मिले और मुझे अपने अपने क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनको प्रभावित कर सकूं, जाति बिरादरी वगैरह को, कि मैं देखिए कितना मतलब क्या कहता है सही बोल रहा था। तो सही सही बोलने वाला भी मतलब क्या कहता है ना, आज इसको भी बर्खास्त कर दिया गया है। गहलोत साहब की जाती है एक, तो उनको गहलोत सरकार पे भी प्रहार करने की एक मतलब उन्होंने रणनीति तैयार की है। और दूसरा फिर इसको, चूंकि बीजेपी के पास इस समय चूंकि कोई मुद्दा इतना प्रभावशाली नहीं था, हालांकि वो मुद्दे तो कई उठा रहे हैं, तो जो मुद्दा उनको जो मिल गया उनके खेमे से, जो कांग्रेस के खेमे से ही जो मिला, तो उसको लेकर के भी उनको एक ये चुनावी मुद्दा मिल गया कि आखिर ये लाल किताब का रहस्य क्या है। और ये रहस्य खुलना भी नहीं है, ये चुनाव तक ही रहेगा रहस्य कि लाल किताब है आखिर क्या। तो इसके लिए वो जो चुनावी टोटकों से मैं इसको जोड़ रहा हूँ, ये पूरी तरह से चुनावी टोटका है। नहीं तो ये क्या कारण था कि बर्खास्त की तुरंत बाद उन्होंने रैली का आयोजन कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनमें मतलब कहते हैं चुनाव को वापस से लड़के, चाहे उनको पार्टी बसपा ने समर्थन दिया या नहीं दिया, वो तो मैं नहीं कह सकता कि वो फिर से उसका टिकट लेकर चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। और शायद यही निर्दलीय अपने मतलब वोट बैंक को भी पक्का और धरातल को पक्का करने के लिए वो इस तरह के काम कर रहे हैं। जी, लेकिन जनता इन चुनावी टोटकों को कितना समझ पाती है या जनता इन्हें नहीं समझ पाती है? उनके बीच में सवाल ये भी है कि अगर ये चुनावी टोटका है या ये कहानी गढ़ी गई है, तो कांग्रेस के कुछ नेता चिंतित क्यों हैं? विधानसभा में इस तरह का एग्रेसिव रुख क्यों दिखा रहे हैं? विधानसभा में परिपक्व नेताओं की ऐसी तस्वीर क्यों आ रही है? एक के बाद एक स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं? सुरेश चौधरी जी, कांग्रेस क्यों इतनी परेशान है? मीनू जी, आपने अभी राजीव जी का सुना, महेश जी भाई साहब का सुना। ये बड़े दोनों बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनके सामने मैं तो बुद्धिमत्ता में तुच्छ सा हूं। आपको कांग्रेस परेशान नजर कहाँ आई? मुझे तो कहीं नजर नहीं आई। हाँ, विधानसभा में जो विधायकों का आपस में जो आचरण रहा वो नहीं रहना चाहिए था। अब विधानसभा में वो क्या स्थिति रही होगी, विधायकों को क्या इनके साथ
क्योंकि धारीवाल जी के साथ क्या छीना झपटी हुई क्या नहीं हुई है, हम तो आपके द्वारा बताई हुई चीजों को सुन रहे हैं, लेकिन जिस रूप में वो थोड़ा दृश्य हुआ वो नहीं होना चाहिए था, ये बात जरूर ठीक है। बाकी जो चीजें हैं इसमें आपने देख ही लिया कि ये सब चुनावी स्टंट सा है, और इस चुनावी माहौल में, इस चुनावी परिदृश्य में, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं, तो अभी तो ये लाल डायरी निकली है, कभी और कोई डायरिया निकलेंगी, कभी, ये तो देखते जाओ, चुनाव तक ये बहुत चीजें आती जाएगी। बाकी जितनी सहजता से सुरेश चौधरी जी आप बोल रहे हैं, और जितनी सरलता से आप ये कह रहे हैं कि जितनी चीजें आपको देखनी होती है उतनी आप देख लेते हैं, जितनी हमारी नजर से देखना चाहते हैं उतनी हमारी नजर से देख लेते हैं, जितनी विधानसभा में आपको समझ में आती है आप समझने की कोशिश कर लेते हैं, जो समझ में नहीं आती आप उसको छोड़ देते हैं। कितना आसान है सुरेश चौधरी जी जनता के बीच जाकर इस तरह से आपके द्वारा जो जवाबदेही है उसका, आप जो आपकी जिम्मेदारी है उसका आप कितना सुंदर विश्लेषण कर रहे हैं। बहुत बहुत सोचने की बात है सुरेश चौधरी जी, अगर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता का ये रिएक्शन है, जितनी सहजता और सरलता से आप ले रहे हैं, पिछले 48 घंटे में तूफान मचा हुआ है, बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बना चुकी है, शहर में होर्डिंग लग चुके हैं, आपकी सरकार के खिलाफ नारे लग रहे हैं, आप बोल रहे हैं बिल्कुल परेशान नहीं है। मैं मान लेती हूँ आपकी बात, परेशान नहीं है, वापस आपके पास आऊंगी। अलका मुंद्रा जी हमारे साथ जुड़ गई बीजेपी से। अलका जी, क्या है लाल डायरी में, कुछ समझ में आया? आपने कुछ देखा है? आपके नेताओं से चर्चा हुई है, या फिर आपके नेताओं ने भी बस राजेंद्र गुढ़ा ने जो बोला उसके बाद शुरू हो गए हैं, कोई सत्य, कोई जांच पड़ताल कुछ भी किए बिना? देखिए, अगर कहीं कोई बात निकली है तो जरूर उसके पीछे की दास्तान कोई लंबी रही होगी। अगर किसी डायरी का जिक्र है, चाहे किसी भी रंग की वो डायरी हो, लेकिन अगर ऐसा कोई जिक्र आया है तो अवश्य ही उसमें कुछ ऐसे मामलात हैं, ऐसे कुछ दर्ज किए गए हैं बातें, जिससे कि सरकार को परेशानी में आ सकती है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुखद तो ये लगा, एक व्यक्ति जिसने 4.5 साल आपको समर्थन देके आपकी सरकार को बनाए रखा है, आपका पूरी तरह साथ दिया है, तो ये सोचने की बात है कि उसके साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार कल किया गया, जिस तरह से लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार-तार किया गया, विधानसभा के अंदर जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, एक व्यक्ति जो आपका लगातार साथ दे रहा है, आप उसके साथ इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं क्या? और साथ ही उन जैसे बहुत से बंधु जो इस सरकार को बनाए रखने में अपना अस्तित्व छोड़ के इनके साथ खड़े रहे हैं, उनके साथ भी मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं, कभी भी कांग्रेस की सरकार कुछ भी कर सकती है। तो माननीय सुरेश चौधरी जी जितने कूल तरीके से, जितने शांत और संयम से आप ये बात कह रहे हैं, आपके लिए तो बहुत ज्यादा सोचने की बात है कि अगर कुछ नहीं होता तो आपने इस तरह से व्यवहार, जिसने आपका साथ दिया है उनके साथ किस तरह किया आपने? आपके तो मंत्री रहे थे, लगातार 4.5 साल तक आपका सपोर्ट किया है, और उस जैसे कितने ही माननीय विधायक है जिन्होंने आपका साथ दिया है, उनके अस्तित्व बीजेपी को इतनी हमदर्दी है और जिनकी मदद की उनको बिल्कुल नहीं है, वो पूरी तरह से रास्ता बाहर का दिखा चुकी हैं। राजीव तिवारी जी, बीजेपी इतनी हमदर्दी है राजेंद्र गुढ़ा के लिए और कांग्रेस इतनी सख्त हो गई है, मतलब राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बीजेपी में राजेंद्र गुढ़ा जाएंगे कि नहीं, ये सवाल हमने कल भी किया था। अलका जी, आपको तो निश्चित रूप से इसकी जानकारी नहीं होगी, लेकिन अगर राजेंद्र गुढ़ा बीजेपी में आते हैं तो आप स्वागत करेंगे? देखिए, ये संगठन का मामला है, इसके लिए मैं अधिकारी नहीं हूँ कि आपको कोई बात बताऊं, ये ऊपर से सबको संगठन को तय करना है। लेकिन मैं इतना अवश्य ही कहूंगी कि एक व्यक्ति जो सत्य बोलने जा रहा है, जिसके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो बाहर आते हैं तो सरकार खतरे में जाती है और जनता में उनकी जो छवि है वो बिल्कुल धूमिल हो जाएगी, तो ऐसा व्यक्ति अगर कोई बात कर रहा है तो वो सत्य है, कहीं ना कहीं उसमें कोई बड़ी गहराई है, बहुत सच्चाई है। नहीं तो कांग्रेस के अंदर की जो बौखलाहट थी और जो विधानसभा का कल की स्थिति थी वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। आप सबने देखा है कि ये बौखलाहट क्यों, अगर कोई डायरी नहीं, उसमें कोई कुछ भी दर्ज नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो ये बौखलाहट क्यों, ये इस तरह से अपना साथ देने वाले व्यक्ति के साथ व्यवहार क्यों, इस पे बड़ा प्रश्न है।
राजीव तिवारी जी, सुरेश जी को आपने सुना, वो बिल्कुल चिंतित नहीं है, कांग्रेस बिल्कुल परेशान नहीं है, निश्चिंत है। और निश्चिंतता तो बताती है मुख्यमंत्री के कदम से, मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया है उससे समझ में आता है कि वो कितने निश्चिंत हैं और कितना कॉन्फिडेंस उनका इस वक्त हाई है कि वो उस व्यक्ति को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं जो एक जरूर कारक था उनकी सरकार को बचाने बनाने में। बहरहाल बात यह है कि सब कुछ आकलन पे चल रहा है, सब कुछ कयासों पे चल रहा है, सब कुछ हवा में बातें हो रही हैं। सच्चाई क्या है ये अभी किसी को नहीं पता है। उसके बाद भी जनता के बीच ये मुद्दा पहुंच चुका है। जनता इस मुद्दे को कितना समझेगी राजीव तिवारी जी? और बिना किसी मुद्दे को समझे जनता जब चुनाव में जाती है तो उस पर जनता वोट देते समय नैरेटिव बनाकर राजनीतिक दल जनता की सरलता सहजता का फायदा उठाते हैं। बीजेपी ऐसा करने में सफल हो जाएगी राजीव तिवारी जी? देखिए, जब तक इस डायरी का कोई सच सामने नहीं आएगा तब तक जनता पर इसका कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा मुझे नहीं लगता। और जहां तक सुरेश जी की सहजता की बात है तो ये तो कांग्रेस में ऊपर से लेकर नीचे तक ये संदेश दिया जा चुका है कि इस मामले में किसी को कुछ नहीं बोलना है। बिल्कुल एक नॉर्मल, जैसा कि मुख्यमंत्री ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, हम इसको मिलकर सलट लेंगे। तो वही एक संदेश पूरी पार्टी में है। आप किसी भी प्रवक्ता से, किसी भी मंत्री से, इवन मुख्यमंत्री से प्रश्न कर लीजिए इस डायरी के बारे में या गुड़ा जी के बर्खास्तगी के बारे में, वो यही कहेंगे कि हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें बाहर वालों को कोई नहीं, हम अपने आप इसको सुलह कर लेंगे। तो और जहां तक बीजेपी का है तो बीजेपी को तो एक मुद्दा चाहिए था, अभी कोई खास मुद्दा है नहीं। पूरे देश भर में मणिपुर मामले में उस पर घिरे हुए हैं। प्रधानमंत्री के वक्तव्य को लेकर कांग्रेस और पूरा विपक्ष बिल्कुल हावी हो रखा है, संसद चल नहीं रही है। तो उनको तो एक ये रास्ते चलते बहुत बढ़िया मुद्दा मिला है और इसको वो जितना लंबा हो सकेगा खींचने की कोशिश करेंगे। और जहां तक गुड़ा जी को पार्टी में लेने का है तो हो सकता है बीजेपी इंटरेस्टेड हो, लेकिन गुड़ा जी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अगर वो पार्टी में चले गए तो कांग्रेस को ये मौका मिल जाएगा। ये देखिए, हम तो पहले ही कह रहे थे कि 4 महीने से सरकार की बगावत पे उतारू हैं और ये बीजेपी के आदमी थे, और जनता के को उनको समझाने में आसानी हो जाएगी कि ये गुड़ा जी तो देख लीजिए पहले हमारे पास अपने मतलब से आए, अब उनको लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार जाएगी तो वो बीजेपी के पाले में चले गए। उससे पहले पायलट जी के पाले में चले गए थे, लेकिन गहलोत और पायलट जी के जो सुलह हो गई उसके बाद से विचलित थे कि अब मैं किस मुद्दे को लेके अपने मतदाताओं के बीच जाऊंगा। तो वही सारे कारण हैं। और जब तक कि कुछ सच अगर गुड़ा जी को चाहिए था तो केंद्रीय ईडी, केंद्रीय और ये दूसरी एजेंसियां हैं, ये सब उस मामले में जांच कर रहे थे, उनके पास ले आके डायरी देते तो उसका ज्यादा असर होता, जनता तक बढ़िया मैसेज जाता। आप विधानसभा में ही क्यों इसको लेके कूदने की कोशिश कर रहे थे? विधानसभा में इसमें आपको मालूम था कि स्पीकर बिना नोटिस के आपको बोलने की इजाजत नहीं देंगे। और जोशी जी ने सही भी कहा था कि आप मुझे चैम्बर में आके बताइए, अगर उसमें कोई चीज होगी तो मैं आपको परमिशन दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। ऐसा कोई उन्होंने नोटिस ही नहीं दिया था कि मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा। अचानक से आप एक दिन के नोटिस पे तो आप नहीं कर सकते ना, वो तो कार्य संचालन समिति की बैठक में सारी चीजें तय होती हैं, उसके बाद पूरा एक शेड्यूल बनता है विधानसभा का, और उसमें बीच में अगर आके आप कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका एक प्रॉपर तरीका है, उसके तहत आते हैं आप अचानक आके लहराने लग गए, किसी का माइक खींच रहे हैं, किसी का क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, उससे लगता है कि जब तक सच ना आए, हो सकता है सच हो, इसमें कुछ ना कुछ चीजें हों उस डायरी में, और वो डायरी कहाँ है, किसके पास है, ये भी अभी पता नहीं है। जो डायरी लहरा रहे थे वो भी सच्ची थी कि नहीं थी, उन्होंने अपने पास ही रखी हुई है, मौका आने पर उसको पब्लिक के सामने लाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भविष्य के गर्त में है। आगे आगे सच्चाई क्या आती है, अगर एक भी उसमें से कोई चीज आएगी, सच आएगा तो जनता को उसका असर पड़ेगा। अदरवाइज आजकल जनता पढ़ी लिखी है, लिटरेसी रेट हमारे यहाँ कितनी हाई हो गई है, अबाउट 60% है। तो उसको देखते हुए तो मुझे नहीं लगता कि जनता पे कोई, हो सकता है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ जाए, लेकिन
पूरे प्रदेश में इसका कोई असर पड़ेगा ये मुझे नहीं लगता। जी महेश शर्मा जी, एक विधायक एक डायरी के नाम पर कोई कहानी गढ़ता है या कहानी कहता है या कोई कहानी की सच्चाई होती है, जो भी इसके पीछे तथ्य है, उसके पीछे जितनी हवा बनाई जा रही है या जितना दोनों राजनीतिक दलों का इन्वॉल्वमेंट है, क्या वो सही है? क्या एक विधायक को या एक किसी भी विषय को इतनी तूल, इतनी अहमियत दी जानी चाहिए, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो राजनीतिक बिरादरी हो? देखिए, जहां तक सवाल है, राजनीति ऐसा क्षेत्र है कि जहां पे कोई नियम कायदे लागू नहीं हो पाते। समय परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जिनको भुनाने की कोशिश की जाती है। ये आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति हर तरह की कोशिश करता है। एक चीज, दूसरा, जो उठा रहा है इस मुद्दे को, ये देखने की बात है उसके बैकग्राउंड में भी जाए तो उनपे कोई एक मुकदमा कुछ चल रहा है किसी मामले को लेकर के, तो वो उस पे एफआईआर लगाने या जांच बंद करने या गिरफ्तारी के भी एक मतलब ढाल बना रहे हैं उस मुकदमे को, कि सरकार पे दबाव। आजकल जो दबाव की राजनीति जो है, क्योंकि सरकार इस समय कोई भी ऐसा नहीं मुद्दा उछलने देना चाह रही है जो उस पर किसी तरह से खतरा मंडरा है, और मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी रूप में हमारे भीतर कोई बात ऐसी नहीं है, और न ऐसा माहौल बनाया जा सके जिससे कि ये लगे कि कांग्रेस को कोई खतरा है। तो ये तो उन्होंने ये बता दिया, लेकिन जो दृश्य जो अगर विधानसभा के जो देखे जाए उसमें देखा है तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर लेकर के जो आक्रामक रूप में दिखाई दिया सत्ता पक्ष का, तो वो भी एक विचारणीय विषय है कि उसको दबाया जाए या मतलब क्या कहते हैं किसी तरह से कि ज्यादा इसे माइलेज ना मिले, उसकी तरफ भी ये देखा गया है। और जिस तरह से मतलब विपक्ष ने इस मामले को उठाने की कोशिश की है, तो ये वो मतलब क्या कहते हैं वो भी गौर करने की बात है। और साथ ही जो आप ये देखिए कि जब इतने बड़े कोई मंत्री अगर इस तरह की जो बातें करता है, तो निश्चित रूप से जो विधानसभा में जो आसन पे बैठा है उसकी जिम्मेदारी बनती है डेकोरम बनाने की, एक सदन की गरिमा, कि क्या सदन की गरिमा को भंग करके आप अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा सवाल है कि आजकल जो राजनीति में, और जिसे हमारे लोकतंत्र की कह सकते हैं, जिसकी कहा जाता है कि हमारी राजनीतिक संस्थाएं जो है उनके लोकतंत्र छीना जा रहा है वगैरह, लेकिन आज अपने समर्थन जुटाने के लिए उन पटल का इस्तेमाल होने लगा है। राजनीति वही कहीं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्य विधानसभाएं, सब जगह ये हंगामे और मुख्य मुद्दों से मतलब क्या था ध्यान भटकाने की कोशिशें जिस तरह से की जाती है राजनीतिक दलों से, ये विचारणीय विषय है। और इसके बारे में सभी जो दल हैं उनको सोचने की जरूरत है कि क्या हम इनके विधानसभा की गरिमाओं को हम सही मतलब की सही दिशा की ओर ले जाएं, क्योंकि ये लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र, अगर यहाँ की लोकतंत्र की धज्जियां उड़ती है तो वो हमारे लिए आने वाले दिनों में खतरा बन सकता है, लेकिन इसकी तरफ कोई गौर नहीं किया जा रहा। एक तो ये सवाल गरिमा का भी है और दूसरा आचरण का भी है। आचरण का ये है कि आप राजनीतिक हित तक तो आप किसी से मतलब लाभ प्राप्त करते रहे, लेकिन जब आपका जो काम निकल गया और आपने उसका लाभ ले लिया, और जब चुनाव के एन वक्त पर अपने छवि को दूसरी तरह से बनाने की कोशिश करें, और मौजूदा जो मतलब क्या मतलब जिस व्यवस्था जिस संस्था से आपने फायदा लिया और उसी को कटघरे में खड़े, तो ये एक चीज, ये भी एक विचारणीय विषय है। मैं जहां तक सवाल है, मुझे जो लग रहा है कि वो सिवाय चुनावी स्टंट और अपने समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश है। चुनावी स्टंट है और कांग्रेस कह रही है कि बस इसमें कुछ है ही नहीं। बहुत सरलता से मुख्यमंत्री अब बोल रहे हैं और पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं उनको भी इस विषय पर कहीं भी किसी टीवी डिबेट में भेजा जाता है तो कहा जाता है इस विषय पर हमारे पार्टी के माननीय अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से जब कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाएगा उसके बाद ही हम इसमें शामिल हो सकेंगे।
ये तो सुरेश जी अपनी व्यक्तिगत कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति और आपका जो अनुभव है उसके आधार पर है। कांग्रेस अपने प्रवक्ताओं को भी संभल संभल कर भेज रही है, तो क्या कारण है सुरेश जी कि कांग्रेस इस विषय पर बहुत संभल कर चल रही है? आप बोल रहे हैं सहजता है, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं सरलता है, लेकिन विपक्ष पूरी तरह आक्रामक है और आपके यहाँ से प्रवक्ताओं को भेजने से पहले 100 बार सोचा जा रहा है। नहीं, ये तो मीना जी आप बता रही हैं प्रवक्ताओं के लिए मना किया, मुझे तो आपने कहा। देखो मैं तो बैठा हूं, आपसे बात भी कर रहा हूं, आपकी बात सुन भी रहा हूं, जवाब भी दे रहा हूं। ऐसा मैं कह रहा हूं, अलका जी देखो बड़ी खुश हो रही थी। अब मैं अलका जी को राजेंद्र गुड्डा जी के कितने बयान याद दिलाऊं, वो इस बयान को मान रही तो उन बयानों पे भी कहना चाहिए। उन्होंने जो जोधपुर में एक सोसाइटी का घोटाला हुआ, उनके उसमें इन्हीं के मंत्री जी का नाम आता है, उनके लिए भी गुड्डा जी ने कई बार बोला है, तो अलका जी उसको सही मान लेंगी क्या? पूछ लो। गुड्डा जी ने पहले कई मुख्यमंत्री जी के बंगले के सामने जब हमारे पॉलिटिकल संकट था तो क्या क्या नहीं बोला। उन बातों को ये ठीक मानती है क्या? वो भी इनसे पूछ लो। या कल जो घटना हुई वही वो ठीक बोल रहे, पहले वाले ठीक नहीं है क्या? उसका जवाब भी अलका जी से पूछ लो। मैं ये कहता हूं कि सवाल ये नहीं है, प्रजातंत्र है आज भारत में। मैं तिवारी जी, राजीव जी की बात से बहुत सहमत हूं। आज जनता, मीनू जी, अगर ये एक बहस सुन के या एक स्टेटमेंट देख के या एक दिन की एक वार्ता या एक कथन से जनता का मानस नहीं बदलता है। जनता अब 5 साल में सत्तासीन पार्टी ने क्या किया है, सत्तासीन पार्टी का मैनिफेस्टो क्या था, मैनिफेस्टो का कितनी % तक काम हो गया, और पार्टी ने जो कहा वो कर रहे हैं क्या, ये सारी चीजें 5 साल का लेखा जोखा जनता के बीच जाता है। जनता उसका मनन करती है और जनता तो प्रजातंत्र में सर्वोपरि। जनता ये भी तो पूछेगी आपने अपने मंत्री को 4 महीने पहले क्यों हटाया? नहीं, बिल्कुल पूछेगी। मैं तो इस बात को नहीं नकार रहा, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे आप। लेकिन मैं बताऊं ना कि कोई भी नेता या कोई भी न्यायालय या कोई भी सिस्टम या कोई भी परिवार हो, या चाहे अपने व्यक्तिगत अपने आचरण में ले ले, अपने को कोई चीज सामने जब आती है और जो चीज न्याय संगत नहीं होती है तो निर्णय करना पड़ता है। वरना यही अशोक गहलोत जी, ये सत्य ही है ना कि उनके बच्चे के बर्थडे पे भी गए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि गुड्डा जी थे तब मेरी सरकार बची थी, तो वो भी वक्तव्य मुख्यमंत्री जी के थे ना। वो भी ये पब्लिक डोमेन में है। मैं आज ये कह दूं कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं कहा, तो कहने से क्या फर्क पड़ता है? वो तो है, रिकॉर्डेड है सारे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इन बातों से, इसका तो देखो ये राज है। अब ये राज है तो गुड्डा जी के पास लाल डायरी है, वो या तो पर्ची दिलाएं, आप लोगों को बताएं, या जहां भी जो जो उचित प्लेटफॉर्म वो समझे वहां ये कहे कि देखो साहब ये है, या तो तब पता चलेगा। और वरना तो देखो साहब ये है कि वो कल की डायरी में उसमें कुछ लिखा हुआ था, क्या लाल कवर था, क्या उसमें कुछ कुछ मैं कह रहा हूं कि मैं आज आरोप लगा रहा हूं, तो मैं उस आरोप के तथ्य तो रखूं, तो उनको कोई तथ्य रखने चाहिए। बाकी तो तथ्य नहीं रखेंगे तो आज मुख्यमंत्री जी, ये तो है नहीं कि मुख्यमंत्री जी कल राजनीति में आए हैं। आज वो मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बड़ा राजनीतिक जीवन है। ये पार्टी कोई अभी विरोध में पार्टी नहीं है, उनके तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। बहुत राजनीतिक पार्टी, बहुत राजनीतिक नेता, उनपे आज तक तो कोई आरोप नहीं लगा पाया। या एक भी बता दे, अलका जी बता दे कि मुख्यमंत्री जी पे, अब ये तो बोल रहे हैं इनके 600 खाने थे। अब ये तो इनको, मैं कह रहा हूं कि मीना जी, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये कहने में, आज राजस्थान की एक भी बच्ची के साथ कोई बलात्कार होता है या किसी का मान सम्मान घटता है तो मैं कहता हूं कांग्रेस की जिम्मेदारी है। कांग्रेस सत्तासीन पार्टी है, राज चला रही है, तो किसी भी राजस्थान के नागरिक के साथ को कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, किसी भी बच्ची के साथ अनहोनी नहीं होनी चाहिए। ये हम स्वीकार करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम राज कर रहे हैं। लेकिन ये अलका जी को बड़ी तकलीफ होती है जब मणिपुर की बात आती है। भाई हमारी घटना थोड़ी है वो, वहां तो आपकी डबल इंजन की सरकार है ना, दोनों इंजन स्टार्ट है ना, तो कौन से की बैटरी डाउन है वो चेंज करो।
सेंटर वाली बैटरी गड़बड़ है या स्टेट वाली बैटरी गड़बड़ है, तो अलका जी उसमें चेक करवाओ आप भी कि कौन सी बैटरी कौन सी मशीन गड़बड़ हो गई, क्योंकि जनता तो चेंज कर ही देगी। और हम तो जनता जनार्दन के जनादेश का आदर करने वाले लोगों में से हैं। हम कोई मंदिर मस्जिद की बात करके धर्म को या देश में आडंबर लाके और उससे सत्ता में आने वाले लोग नहीं है। हमारी 130 साल 35 साल पुरानी पार्टी है, आदर सिद्धांतों मर्यादाओं पे चलने वाली पार्टी है। तो इसलिए मैं मीना जी मैं कहूंगा कि हकीकत है कि अगर उस डायरी में है और कोई तथ्य लेके आप लोग मान लो कि हम तो कहेंगे साहब नहीं है, लेकिन आप ही इसी चैनल पे हमें आना पड़ेगा, आज नहीं तो 5 दिन बाद में आना पड़ेगा। तो मीना जी से मेरे संबंध है तो मैं आ गया, तो मैं ये नहीं कह रहा, मुझे तो नहीं पता है कि मना किया था, मुझे तो किसी ने मना किया भी नहीं। जी जी जी। तो इस बारे में तो आप पार्टी के बाकी लोगों से नेताओं से चर्चा करेंगे और कर ही रहे होंगे, जाहिर है। और ये आपकी परिपक्वता है कि आपको मालूम है कि कौन सी बात कितनी कहनी है और कितने सधे हुए शब्दों में कितनी सुंदरता से कहनी है। लेकिन अलका जी, बात ये है कि तथ्य क्या है, ये अभी हवा में है। और जो बात हवा में है, जिसकी सच्चाई हमें मालूम नहीं है, उसको लेकर देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सड़क से लेकर विधानसभा तक हंगामा कर रही है। वाकई में बीजेपी के पास मुद्दों की इतनी बड़ी कमी है कि एक विधायक की कही एक बात का तथ्य आधार सच्चाई जाने बिना और आपने टपक से लपक लिया। देखिए माननीय मीना जी, जैसा कि सुरेश जी अभी बोल रहे थे कि जनता को जो भी करना है वो मैनिफेस्टो के आधार पे करेगी। तो मैनिफेस्टो जब था माननीय सुरेश जी भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके एक बड़े नेता ने जब चुनाव हुए थे तो पहली बात कही थी किसानों का कर्जा माफ, 1 से 10 तक गिनती गिनी थी, वो सबको अच्छे से याद है। तो कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ और कितने किसान आत्महत्या पे मजबूर हुए और कर्ज के दलदल में डूब चुके हैं, इसका कोई जवाब है आपके पास? और महिला अपराध, जिस बात को गुड्डा जी ने उठाया, जिस आधार पे उन्होंने बर्खास्त किया गया, आप मुझे बताइए, महिला अपराध पहली बात होती है अपने नागरिकों की सुरक्षा करना, ये हर राज्य का कर्तव्य होता है। उसमें कांग्रेस सरकार कितनी विफल रही है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। रोज से 17 से 18 बलात्कार के केस महिलाओं के प्रति, क्योंकि मैंने महिला मोर्चा का काम देखा है, महिलाओं के बीच गई हूँ और जहां जितने केसेस हुए उसमें अधिकतम जगह मेरा जाना हुआ है, उन परिवारों से मिली हूँ, उन छोटी छोटी बच्चियों से मिली हूँ। तो अलका जी मीना जी, आप मुझे मैनिफेस्टो की जब बात आई है तो उसी पे बोल रही हूँ, क्या ये कर्तव्य नहीं था कांग्रेस का सुरक्षा प्रदान करने का? बिजली की कीमतें नहीं बढ़ेगी, ये मुद्दे तो आपके पास है उठाने के लिए। नहीं, ये मुद्दे हैं आपके पास उठाने के लिए, इन पर बात करने के लिए पार्टी के पास 365 दिन है साल के और 5 साल में लगातार उठा सकते हैं। तो फिर लाल डायरी के ऊपर इतना खर्चा, मेरे को ये जनता को ये समझना है अलका जी कि जिस लाल डायरी की सच्चाई अभी आपको नहीं पता है, देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टियां, देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टियां, आपकी केंद्र में सरकार है, आपके पास जांच एजेंसीज हैं, और उन सब के बाद किसी तथ्य की पहचान किए बिना इतना पैसा आप लोग आपके प्रचार प्रसार में, होर्डिंग्स में, मीम्स में, सोशल मीडिया पर लगा रहे हैं। मैं, हमारी जनता और मैं ये समझना चाहते हैं, राजस्थान के दर्शक, राजस्थान के वोटर ये समझना चाहते हैं कि बीजेपी के पास मुद्दों की सच में इतनी कमी है क्या? नहीं, कोई मुद्दों की कमी नहीं है। समय समय पे पार्टी संगठन सब उठाता रहा है। बात सुरेश जी भाई साहब ने अभी की कि मैनिफेस्टो, तो मैनिफेस्टो की कौन सी बात कितनी सत्य हुई है ये सबको अच्छे से पता है। और जो विज्ञापनों की मीना जी आप बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से गुलाबी रंग से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी छा रहे हैं, लेकिन गुलाबी रंग वो योजनाओं के विज्ञापन है, वो योजनाओं के विज्ञापन है। हर सरकार अपने प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन का रंग चुनने के लिए स्वतंत्र है। मुद्दा ये है कि लाल डायरी के नाम पर जो नहीं, मैं लाल डायरी पे आ रही हूँ मीना जी। ये 4 से 6 महीने ही मिले हैं क्या सरकार को योजनाएं लागू करने में और फ्लोर पे लाने में? आप ही अच्छी तरह से जानती है किस तरह से इन योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। राजस्थान की जनता बच्चा जानता है
ये आप अच्छे से जानते हैं। और लाल डायरी का सवाल है, तो जब तक कुछ नहीं होता, बिना आग के धुआं नहीं उठता। अगर लाल डायरी में, ये बिल्कुल सत्य, आप भी बिल्कुल जानते हैं। ठीक करी। नहीं 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 नहीं, अलका जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। अलका जी आप मिनट, एक मिनट सुने अलका जी मेरी। अब ये धुआं आप एक बार मेरी बात सुनिए, आप बड़े हैं हमसे, आप सुनिएगा इस बात को कि अगर कहीं कुछ नहीं था तो ये बौखलाहट जो कल सदन के अंदर दिखाई दी वो क्या थी? क्यों वो छीना झपटी थी? क्यों एक बदसलूकी थी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो साल आपके साथ खड़ा रहा है, आपकी सरकार को जिसने बचाए रखा है? तो आप मुझे माननीय ये बताइए, वो इतनी बौखलाहट किस लिए? और लाल डायरी में जरूर ऐसा कुछ है जिसका प्रतिबिंब कल सब पूरी न केवल राजस्थान में बल्कि हिंदुस्तान की पूरी जनता ने देखा है कि ऐसा कुछ ना कुछ अवश्य है जो वो माननीय हमें बताना चाहते थे गुड्डा साहब, और वो सबके सामने लाना चाहते थे। और उसको आपने जिस तरह से जो लोकतंत्र को तार तार करते हुए धक्के दे करके जिस तरह से आपने उनको निकाला है, तो वो दृश्य भी सबने देखा है। और जिस तरह से वो कहना चाह रहे थे कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है और डायरी मुझसे छीन ली गई है, मेरे पास पूरा जो छीना झपटी के अंदर जो आधा है, तो वो बताने का जो प्रयत्न था उसको आपने बिल्कुल नहीं सामने आने दिया है। ये लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सत्य सामने लाने का भी अधिकार है। और कोई ना कोई बात तो ऐसी रही होगी जो उनको गहरे तक बैठी है अंदर तक, और जो महिलाओं का सेंसिटिव मुद्दा था जिन पे उनको आपने बर्खास्त। एक विधायक के दिल में क्या बैठा, एक विधायक की राजनीतिक महत्वाकांक्षा कितनी जागी, एक विधायक को सरकार में आने के लिए क्या कुछ करना पड़ा, फिर सरकार से हटने के लिए क्या कुछ करना पड़ा, अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए कितना प्लानिंग करनी पड़ी, ये सब। लेकिन महिलाओं के अधिकारों के बारे में जब उन्होंने बोला कि आप वहां की बात नहीं कीजिए, आप अपने राजस्थान को देखिए, राजस्थान में क्यों 17 से 18 रोज रेप, और आज की भी एक घटना आई है जिसमें एक बालिका के साथ फिर उसी तरह से दुर्व्यवहार दलित बालिका के साथ किया गया है। तो ये बड़े शर्म का विषय है। आप ऐसा कुछ कर पाए हैं कि हमारी बहन बेटियां महिलाएं सुरक्षित हो पाई है? रोज इतने सारे केसेस, और पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 लेकिन फिर भी बीजेपी बात करनी चाहिए, इस विषय पे बात करनी चाहिए। और इसी को गुड्डा जी ने उठाया था, राजेंद्र जी गुड्डा जी ने, कि महिला अपराध में राजस्थान प्रथम 1 पर क्यों है? अपने राज्य को संभालने की बात थी, अपने को नहीं संभाल पा रहे और दूसरों की हम बात करने चले, तो पहले शुरुआत अपने घर की व्यवस्था से होता है, अपने राज्य की व्यवस्था से होता है। और सुरक्षा हर व्यक्ति का, राजस्थान के व्यक्ति का अधिकार था, मातृशक्ति का अधिकार था, 50% आबादी का अधिकार था, उसमें आपकी सरकार पूरी तरह फेलियर रही है। और मैनिफेस्टो, तो सरकार अगर विफल है तो विपक्ष के पास बड़ा मुद्दा है और विपक्ष की बात जनता सुने, ये आपकी जिम्मेदारी। राजीव तिवारी जी, सवाल ये है कि किसी एक विषय को लपकने का जो प्रयास बीजेपी की तरफ से भी दिख रहा है, बहुत हल्का शब्द है लेकिन दरअसल आज की राजनीति में बहुत ज्यादा सूट कर रहा है। और मैं शब्दों की गरिमा और शब्दों की मर्यादा का बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ, लेकिन फिर भी इस विषय पर जिस तरह की राजनीति बीजेपी के द्वारा की जा रही है उस पर रहा नहीं गया मुझसे भी इस शब्द का इस्तेमाल किए बिना। क्या वाकई देश की सबसे बड़ी पार्टी को, राजीव तिवारी जी, ये सूट करता है, ये करना चाहिए कि एक विधायक सरकार से बर्खास्त मंत्री या उनका जो भी उसके पीछे बीजेपी की जो भी रणनीति सोच है, क्या बीजेपी को इस विषय पर बिना तथ्यों को जुटाए इतना बवाल मचाने की जरूरत है? राजीव तिवारी जी। बिल्कुल नहीं है। जब अलका जी अभी बता रहे थे इतने ज्वलंत मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है, महिला अत्याचार है, कानून व्यवस्था के इतने बड़ा मुद्दा है, उसको छोड़कर अचानक आसमान से कटी पतंग को आप लूटने निकल गए। तो ये जो चीज है इसको जब तक कि, और यही वजह है कि आज जनता का जो राजनीति से विश्वास उठता जा रहा है, राजनेताओं से विश्वास उठता जा रहा है, उसके पीछे कारण सबसे बड़ा यही है कि आप बिना सोचे समझे आप सिर्फ ये देखते हो कि इससे ये चीज हमको मिल गई, इससे हम सामने वाले को चित्त कर देंगे।
अरे भाई, आप कुछ उसकी कमजोरियां इतनी पहले ही आपको पता है, उसके बाद आप कौन सा एक नया दाव ले आओगे जिससे कि वो चित हो जाएगा, जबकि उस दाव के बारे में आपको कुछ अता पता ही नहीं है। बहुत सिंपल से उसमें मैं एक समझा रहा हूँ, हो सकता है ये भाषा मेरी भी ठीक ना हो, मैं क्षमा चाहूंगा इसके लिए, लेकिन जी जो जिस तरीके से ये आजकल राजनेताओं और राजनीतिक दलों के बीच में एक होड़ सी मच गई है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। जी हम जी बिना किसी बात की तह में गए हुए और उसको अचानक ऐसा समझ लें कि हम तो इससे बिल्कुल पूरा युद्ध किला फतेह कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। अब नहीं होता, कभी जी होता होगा, लेकिन अब नहीं है, जी ऐसा हो सकता है ना है। तो बीजेपी जी के पास तो इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन उनको उठाने की बजाय वो सारे मुद्दों में आप देखिए, पिछले दिनों इतना अब नहीं सहेगा राजस्थान, भीड़ ही नहीं इकट्ठी हुई। और तो आप तथ्यों के साथ जनता के बीच में जाइए। फिर मैंने पिछले आपके डिबेट में भी ये बात कही थी कि आप मतदाता को भीड़ मत समझिए। ये सभी राजनीतिक दलों के लिए है, खाली भाजपा नहीं, खाली कांग्रेस नहीं, सभी के लिए। आप उसको भीड़ मत समझिए। कोई बड़ा नेता, केंद्रीय नेता आएगा और हम सबको टारगेट दे देते हैं कि 10 बसें तुमको लानी है, 20 बसें तुमको लानी है, और वही होड़ राजनीतिक दलों की अब सामाजिक संगठनों में भी आ गई है। आप देखिए, अभी जी जो महासम्मेलन हो रहे हैं, इसमें भी वही मुद्दे आ रहे हैं कि भाई हमको 20 सीटें चाहिए, 10 सीटें चाहिए, 15 सीटें चाहिए हमारे समाज को, और हमारे समाज में वहां से 6,000 बसें आई, वहां से 4,000 चौपहिया वाहन आए, दोपहिया। अरे भाई, ये आदमी अगर आपकी बात से सहमत होगा, उसको लगेगा इससे मेरा भला है, तो वो खुद चलकर आपकी सभाओं में आएगा, आपको सुनेगा, ताली बजाएगा। अटल जी के जमाने में हमने देखा है, आडवाणी जी के जमाने में देखा है, इंदिरा जी के जमाने में देखा है। तो वो लोग खुद चल के आते थे, भरी बारिश में, जयपुर में त्रिपोलिया बाजार में इनके अटल जी की सभा थी, दिसंबर का महीना था, ऊपर से बारिश गिर रही थी, और वहां पे कम से कम 60-70 हजार लोग जमे हुए थे, न्यू गेट तक खचाखच भरा हुआ था। तो वो लोग अपने आप स्फूर्त सुनने आते थे, उनको कोई लेके खींच के तोड़ के नहीं लाता था। तो ये बात अब राजनेताओं को समझनी पड़ेगी, राजनीतिक दलों को समझनी पड़ेगी कि हम जनता के बीच में जाएं तो जनता की बात लेके जाएं, ना कि कोई भी एक अफवाह या कोई भी एक सुरसुरी चली और उसको पकड़कर हम पहुंच जाएं। ये गलत बात, सुरेश जी ऐसा नहीं होना जी चाहिए। लाल वाली डायरी में भी बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी, सभी को समझना चाहिए। अगर जी कोई बात है तो गुड़ा जी को भी सामने रखनी बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और तो सवाल वो सवाल उससे ये फिर सब कांग्रेस से सच तब सामने आ बनता है जाएगा, जब जी अगर कुछ अगर सुरेश तथ्य जी सामने हो। अगर ये कहानी है गढ़ी गई है, राजीव तिवारी जी ने जितनी स्पष्टता से और जो हालात हैं उनका जिक्र किया है, और उन्होंने हर दौर को देखा है, पिछला और अब का, और इसलिए तुलना करते हैं तो आज की पीढ़ी को क्या मिल रहा है वो सोचकर जो है जिस तरह के हालात हैं उस पर विश्लेषण भी होता है। आखिर सुरेश चौधरी जी, क्या वजह कि कांग्रेस की सरकार ये स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि ऐसी कोई डायरी नहीं है? अगर राजेंद्र गुड़ा झूठ बोल रहे हैं, इसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। अगर राजेंद्र गुड़ा गलत बोल रहे हैं तो हम उनके खिलाफ इस धारा के तहत ये कार्यवाही करते हैं। पार्टी इतना साहस क्यों नहीं जुटा पा रही? कांग्रेस की सरकार आपकी सरकार है। मीना जी, मैं पहले तो अलका जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा, हमारे उस टाइम के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी ने कहा था, हमने कोऑपरेटिव बैंक का जितना राजस्थान के किसान का कर्जा था वो पूरा माफ कर दिया। और ये किसानों की हितैषी बनने की बात कर रही है ना अलका जी, ये इस देश के किसान ने एक साल देखा है जिसमें सारी ऋतु आई हैं, 1,000 किसान शहीद हो गए हैं। इन्होंने वादा किया था, उन वादों को भूल गए हैं, किसानों को उठा दिया, लेकिन अभी भी समर्थन मूल्य जो वादे किए थे वो एक भी चीज नहीं हुई है। तो किसान के ऊपर अत्याचार करने वाली, किसान को सड़क पे कुचलने वाली पार्टी, उनके नेता के जबान से किसान शब्द ही अच्छा नहीं लगता अलका जी।
आप तो तराजू और उसकी बात करने वाले लोग हैं। मैं किसान का बेटा हूं, मुझे पता है जब सर्दी होती है टेम्परेचर -10 4 5 का होता है, और जब फसल के ऊपर हल्की हल्की ओस आई रहती है, और जब वो ओस होशों से टकराती है ना, तो एक खाल चली जाती है। तो बात करना, अनाज पैदा करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए किसान की पीड़ा को समझो। किसान की पीड़ा को कांग्रेस ने समझा है, और जब किसान की पीड़ा को कांग्रेस ने नहीं समझा तो किसान ने कांग्रेस को समझा दिया, सत्ता से बाहर कर दिया। इसलिए अहंकार मत करो। और मैं छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, घनश्याम जी ने, आपकी वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार थी, उन्होंने बंगले पे कितने करोड़ का कर्ज आरोप लगाया था, भूल गए क्या आप? वो घनश्याम जी तिवारी आपकी पार्टी के नेता थे ना। ये हनुमान सुरेश जी, बेनीवाल जी भी सुरेश आपकी जी, पार्टी के नेता थे ना। मैं आपके इशू पे आ रहा हूं, आपके इशू पे आ रहा हूं। जी और जी, हमारी सरकार, बलात्कार हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन 2 घंटे में मुलजिम पकड़ना, ये भी हमारी सरकार ने किया ना। आपकी सरकार तो चली गई थी, डेल्टा कांड का फैसला ही नहीं हुआ था। सुरेश जी, तो लाल इसे डायरी पे सरकार स्पष्टता क्यों नहीं कर रही है? मैं कहूं, लाल डायरी की मेरे से कितने सीनियर है, राजीव जी उन्होंने बता दिया, महेश जी भाई नहीं, साहब ने बता आप दिया। कांग्रेस पार्टी से हैं, मेरे से कांग्रेस क्या पार्टी से आप मैंने पार्टी से ये मैं कह आप रहा हूं ना, ये सरकार स्पष्ट रूप ओहो से ओहो ओहो। अब आप मेरे से कहें किस दिन में सूरज उग रहा है, आप मेरे से पूछें कि दिन है कि नहीं है, तो मैं क्या जवाब दूं उस दिन का? दिन तो है, क्या बात है। सूर्य उदय है, कांग्रेस कांग्रेस रोशनी कांग्रेस मिल पार्टी रही से कह है। रहे हैं आप, लेकिन कांग्रेस की सरकार क्या कर रही है ये आपको पता नहीं। आपने बहुत साफ कोई से स्वीकार किया है, आपकी चलती नहीं है कांग्रेस की सरकार में, आप बधाई के पात्र हैं। आपने बहुत स्पष्टता से माना है, और पार्टी की ज्यादातर एक प्रवक्ता तरीके भी से बहुत बिटवीन द लाइन सुरेश जी मान गए ये बात कि दिन है, सूरज उगा है तो दिन भी है, यानी कोई मुद्दा उठा है तो उसके पीछे कोई कारण भी है। जी नहीं 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 सुरेश जी नहीं एक नहीं नहीं तरीके से नहीं, इस बात को गलत एंगल से मत ले जाओ। ना 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 ना, बधाई मीना बधाई जी के मेरे से बार बार पूछ रहे, डायरी हो तो बताओ ना। सूर्य तो उग रहा, सत्य है, रात्रि तो होगी, सत्य है। अब ये डायरी का सत्य क्या है, या तो गुड्डा जी बता सकते हैं, नहीं नहीं इसके अलावा कोई नहीं बता सकता। जो सरकार व्यक्ति सरकार क्यों नहीं कहे, बता सकती? पूरा सरकार दल क्यों क्यों नहीं नहीं, बता बता सकती? कोई मैं भी कह रहा आकर हूं कोई भी कि आकर इशू हो बोलता तो है, बताए ना, सरकार क्यों इशू नहीं हो बता तो सकती? बताए ना, इशू हो तो बताए ना। सरकार, आपके मुख्यमंत्री, मैं कह रहा हूं आपके मीना जी, मुख्यमंत्री, आपके मीना जी, गृहमंत्री, आपके मेरे हाथ में एक सचिव, ये डायरी है, मेरे हाथ में एक डायरी है। मैं ये कह दूं इसमें बीजेपी के कारनामे छुपे, तो इसके पन्ने खोलू ना। पहले सुरेश पन्ने जी पे को क्या लग रहा लिखा है, दूसरे पे सुरेश क्या जी लिखा को है, लग कुछ रहा है तो बता डायरी के देते। आप साथ गुड्डा मेरी जी से फोटो पूछ रहे अगर थे। नहीं छपी है तो वो भी छप जाए। हाँ सुरेश जी, एक फोटो आपकी भी डायरी के साथ छपनी चाहिए। हर नेता डायरी के साथ फोटो छपवा रहे हैं। नहीं लेकिन नहीं, मेरा देखो देखो सवाल तो देखो ये था देखो, कि सरकार सरकार मीना जी, मीना जी स्पष्टता सुने, क्यों मीना नहीं जी कर सुने, रही? एक मिनट और एक उस मिनट पे एक मिनट मेरी बात सुने मीना जी, आप 1 मिनट मेरे बात सुने। राजीव जी ने बहुत गंभीरता से कहा कि आप प्रजातंत्र का मजाक ना उड़ाएं। आज प्रजातंत्र वो नहीं है कि अपने 38% वोट पड़ रहे हैं। अपने प्रजातंत्र की स्थिति आ गई है, अपने 80% से ऊपर वोट पड़ने लग गए हैं। और तो वो वोटों 90% की वोट जिस दिन पड़ने लग जाएगा, उस दिन अपना प्रजातंत्र भारत का मैच्योर होगा। तो अब वोटों से लाल जनता को डायरी का किसी क्या डायरी वास्ता से, है? अजय वोटों से उसको लाल उस डायरी का क्या लाल वास्ता है? अरे जनता जनता मीनू जी, अपने अपना जो ये समाचार है ये कल सुबह नहीं पढ़ेंगे, वो अभी लाइव देख रहे हैं। तो इसलिए जी, जनता को पता है कि लाइव क्या आ रहा है, और जनता वो को ये ये भी भी सुन पता है रहे हैं। डायरी है कि जनता नहीं ये है। भी देख रही है, सुरेश जी जनता ये भी देख रही है कि सुरेश चौधरी जी कैसे बच रहे हैं, राजेंद्र गुड़ा का भी समर्थन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का भी समर्थन कर रहे हैं। सब जी, कुछ जनता देख रही है, समझ पा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी भी मजबूरी है, समझ सकते हैं। आप सभी ने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी टिप्पणी बस महेश शर्मा जी की आखिरी टिप्पणी बस, जिस तरह से सुरेश चौधरी जी इस सवाल से बच गए कि सरकार इस विषय पर कोई स्पष्टता क्यों नहीं कर रही, क्या मजबूरी है सरकार की? अशोक गहलोत ने इतना बड़ा फैसला लिया, राजेंद्र गुड़ा को बाहर कर दिया, लेकिन जब बात आई डायरी की तो कह दिया कि भाई ये हमारा अंदरूनी मामला है। तो क्या मजबूरी है? क्यों जनता को कंफ्यूज रख रहे हैं? क्यों विपक्ष को इतना बड़ा मौका दे रहे हैं?
आखिर अशोक गहलोत जी की सरकार है, बहुत आसानी से वो इस विषय पर स्पष्टता कर सकते हैं। महेश जी, ये देखिए, बिल्कुल सरकार अगर स्पष्ट में कुछ मामला होगा तो स्पष्टीकरण करेगी। स्पष्टीकरण करने से भी कई चीजें ऐसी आएगी जिससे मतलब क्या कहते हैं ना, एक नए सवाल खड़े कर देंगे। क्योंकि आजकल कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रश्न को उठाता है तो तुरंत दो सवाल सामने आ जाते हैं और वो एक फिर कुछ माहौल निकलेगा। तो इसलिए सत्ता में अगर मौन साधा जाए, क्योंकि माहौल तो उनके समर्थन, वो ये कांग्रेस ये मान के चल रही है हमारे समर्थन में, पूरी तरह से जो उपलब्धियां हैं उनके समर्थन में वो मालूम बना। ऐसी सूरत में हम ऐसा कोई मैसेज नहीं देना चाहते हैं कि पार्टी, ये जो जैसा स्टेटमेंट किया कि पार्टी का आंतरिक मामला है। अभी तक मतलब क्या कहता ना, उन्होंने बर्खास्त जरूर कर दिया मंत्री पद से, लेकिन उन्होंने कि पार्टी का आंतरिक मामला है, तो इसका मतलब किसी तरह से उसे मामले को शांत करने के लिए भी, डाइल्यूट करने के लिए भी मौन धारण किया गया है। और दूसरा जो है, डायरी में उन्होंने कई चीजों को लपेटा है। मतलब क्या कहते हैं, ये जो बता रहे हैं, जैसे आरोप प्रत्यारोप पर उनके जो कथन के अंदर जो जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उसमें अजमेर कोई कांड भी है और इसमें ये जो महिला अत्याचार वाले भी कई मुद्दे ऐसे जुड़े हुए हैं, और जिसमें सत्ता को बचाने के जो शायद वो लेन देन के जैसे वो कुछ ऐसा है जो जिसको लेकर के जो कुछ होता नहीं है, किसी में एक शगुफा छोड़ा जाता है, माहौल जी बनाने की कोशिश की जा रही है। और सारी चीज यही है कि जो सत्ता मतलब क्या कहते हैं, गहलोत जो है ना, जो वो नियंत्रण करना चाह रहे हैं, गहलोत सरकार इस मामले को शांत इसलिए कर रही है क्योंकि ये अनावश्यक रूप से इसको तवज्जो नहीं दी जाए। जो कार्रवाई उनको करनी थी उन्होंने बर्खास्त कर दिया, जो अनर्गल जो उनके नेगेटिव जा रहा था वो समाप्त कर दिया। तो ये सारी चीजें स्ट्रेटेजिकल सारी चीजें हो रही है। बीजेपी ने जो ये मुद्दा बना रहा है तो उठाइए आप, मतलब विपक्ष की भी तो जिम्मेदारी है ना कि आप मतलब क्या कहते हैं, किसी चीज का आप उठा करके लेकिन आप खोल नहीं रहे, तो आप इंक्वायरी कर लीजिए, वो भी नहीं हो रहा है। जी सत्ता पक्ष भी मौन है, वो भी इसको मामले को मतलब क्या कहते हैं, बर्खास्त से अपनी संपूर्ण वो जैसे फाइल बंद हो गई है तो वो उस तरह की कर रहा है। जी और वो जो माहौल बनेगा चुनाव में, ये जो बनाएंगे गुडा जी, वो आगे का देखनी है क्या होता है। लेकिन मुझे जो लग रहा है ये सिर्फ चुनावी स्टंट, अपने अपने मतलब क्या कहते हैं इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बातें होंगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। राजेंद्र गुढ़ा एक विधायक, भले ही लाल डायरी के बहाने उन्होंने सुर्खियां बटोरी, लेकिन राज्य से लेकर राष्ट्र की राजनीति में आज उन्होंने हेडलाइंस में अपनी जगह बनाई। अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच जाकर आज रैली निकाली, और लाल डायरी के नाम पर जिस जिन को उन्होंने बाहर निकाला, उससे क्या कुछ प्रदेश की जनता को मिल पाएगा, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है राजेंद्र गुढ़ा ने क्या कुछ हासिल किया। निश्चित रूप से राजेंद्र गुढ़ा ने 200 विधायकों में से एक मंत्री पद से बर्खास्त, लेकिन उसके बाद भी फुटेज इतनी ली है पिछले 24 और 48 घंटे में जितनी शायद किसी भी दूसरे राजनेता ने नहीं ली, और उसी में उनकी सफलता है। न्यूज़ 24 में आज मेरे साथ इतना ही। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।